सोचिए, अगर आप एक कातिल हों लेकिन आपको खुद याद न हो कि आपने हत्या की है, और हत्या का सबूत लेकर आप खुद पुलिस वालों के पास जाएं, लेकिन वहां पहुंचते ही कहानी उल्टी हो जाए। सच कौन सा है और झूठ किसने रचा? जब दिमाग ही साथ ना दे तो भरोसा किस पर करें? ये कहानी है याददाश्त और सच्चाई की जंग की। ये आदमी कोई आम इंसान नहीं, ये एक ठंडे दिल का सीरियल किलर है, जिस पर इसकी नजर पड़ जाए उसका बचना नामुमकिन। और सबसे डरावनी बात, अब इसे अल्जाइमर्स है, लेकिन मारने की आदत आज भी जिंदा है। इस आदमी का नाम है लाओ जिन। 15 साल की उम्र में जब रोज रोज पिता की बेरहम मारपीट से तंग आ गया तो एक रात उसने तकिए से अपने ही पिता को दम घोंटकर मार डाला, शव को पास के पहाड़ों में दफना दिया। उसे लगा पुलिस तुरंत पकड़ लेगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए और कुछ नहीं हुआ तो उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। यहीं से उसका दिमाग टेढ़ा हो गया। उसने खुद को न्याय का रखवाला समझना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कई लोगों को मारा, जानवरों को सताने वाली एक औरत, पत्नी पर हाथ उठाने वाला आदमी और बच्चों की तस्करी करने वाले गुंडे। लेकिन ये सब बहुत साल पहले की बातें थीं। आखिरी हत्या एक औरत की थी। पर क्यों मारा, ये खुद लाओ जिनको भी याद नहीं, क्योंकि शव दफनाकर लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। सिर पर गहरी चोट लगी और यहीं से शुरू हुई उसकी याददाश्त की बीमारी। उस दिन के बाद उसने कसम खाई, अब कोई हत्या नहीं, बस अपनी बेटी के साथ शांति से जिंदगी बिताएगा। 17 साल बीत गए। लाओ जिन अब एक पेट क्लिनिक चलाता है और उसकी बेटी शाओ मेई जवान हो चुकी है, लेकिन बीमारी और बढ़ती जा रही थी। एक बिल्ली को इंजेक्शन लगाता है और भूलकर फिर से दूसरा इंजेक्शन, बिल्ली वहीं मर जाती है। तब लाओ जिन समझ जाता है अब हालात खतरनाक हैं। वो हर बात कंप्यूटर में लिखने लगता है और हर वक्त वॉइस रिकॉर्डर चालू रखता है ताकि भूलने पर भी सच जान सके। एक रात वो बेटी के साथ टीवी देख रहा होता है। न्यूज में खबर आती है, शहर के बाहर 2 औरतों की लाशें मिली हैं। लाओ जिन सन्न रह जाता है, क्योंकि हत्या का तरीका बिल्कुल उसी जैसा है। क्या उसने फिर से हत्या कर दी और खुद भूल गया? वो तुरंत अपनी खास सफेद जूते चेक करता है। जूते साफ हैं, मतलब ये काम उसका नहीं। कुछ दिन बाद घर लौटते समय वो गलती से एक कार से टकरा जाता है। जब नीचे उतरकर देखता है तो सामने वाली कार की डिक्की से खून टपक रहा होता है। अपने पुराने अनुभव से वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपचाप रुमाल से थोड़ा खून ले लेता है, लेकिन कार मालिक सब देख चुका होता है। वो कहता है, अरे जानवर से टकरा गया था। फोन नंबर मांगने पर वो मुस्कुराकर चला जाता है। अब लाओ जिनको पूरा यकीन हो जाता है ये आदमी ही कातिल है। वो रिकॉर्डर में बोलता है, सिल्वर सोनाटा नंबर 20-8588। ये आदमी मर्डरर है। घर पहुंचकर खून की जांच करता है और सच सामने आ जाता है, ये इंसानी खून है। डर के मारे वो पुलिस को खबर देता है, लेकिन ट्विस्ट यही है, जिस आदमी पर उसने शक किया वो खुद पुलिस अफसर निकलता है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा लाओ जिन अपनी पहचान उजागर कर देता है। अगले दिन वही पुलिस अफसर अवेई सीधे पेट क्लिनिक पहुंचता है। लाओ जिन वहां नहीं होता, लेकिन उसकी बेटी शाओ मेई मिल जाती है और उसकी पहचान जानकर अवेई के दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है। अब अवेई समझ चुका था लाओ जिन उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे हटाने से पहले उसने सबसे कमजोर कड़ी चुनी, उसकी बेटी शाओ मेई। एक दिन जब शाओ मेई अकेली घर लौट रही थी, अवेई ने जानबूझकर एक इत्तेफाकी मुलाकात रची। हैंडसम चेहरा, मीठी बातें और भरोसे का नकाब। धीरे धीरे वो शाओ मेई को अपनी कार में बैठाने में कामयाब हो गया। उधर लाओ जिन बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से एक धुंधली सी परछाई आती दिखी। उसे लगा शायद शाओ मेई है, लेकिन जब वो पास आई तो लाओ जिन का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो वही औरत थी जिसे उसने आखिरी बार मारा था। लाओ जिन पागल हो गया, गुस्से में उस पर टूट पड़ा और गला दबाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे होश आया। उसके हाथ अपनी ही बेटी के गले पर थे। लाओ जिन कांप उठा। उसे समझ आ गया उसकी बीमारी अब और खतरनाक हो चुकी है। यादें बिखर रही थीं, लेकिन मारने की आदत अब भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। उसे शक होने लगा, कहीं वो खुद ही तो सब कुछ नहीं कर रहा, कहीं वो कार एक्सीडेंट उसकी कल्पना तो नहीं। एक दिन सड़क पर उसने शाओ मेई को अवेई के साथ देखा। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अवेई आगे बढ़ा, अजीब सी बातें करने लगा। और उसी पल लाओ जिनको फिर से मेमोरी लॉस हो गया। उसे बस इतना लगा, ये आदमी जाना पहचाना सा है, पर कौन, याद नहीं। उधर अवेई को शाओ मेई से सच्चाई पता चल गई कि उसके पिता को अल्जाइमर्स है। घर आकर लाओ जिन बेचैन हो उठा। उसने अपने सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स सुने। तभी उसे सब याद आया। उसे समझ आ गया उसकी बेटी खतरे में है। वो फोन करता हुआ कार लेकर निकल पड़ा। शाओ मेई ने बताया वो सिनेमा हॉल में है, लेकिन वहां पहुंचते ही लाओ जिन फिर से सब भूल गया। स्क्रीन पर चल रही फिल्म देख वो हंसता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिल्म खत्म होने के बाद याददाश्त लौटी।
अच्छी बात यह थी, बेटी सुरक्षित घर पहुंच चुकी थी। उस रात लाओ जिन ने सब कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया। अब वो सबूत चाहता था। उसने अवेई की कार से मिला खून पुलिस इंस्पेक्टर को जांच के लिए दिया। अगर खून मरे हुए शिकार का निकला तो अवेई फंस जाएगा, लेकिन रिपोर्ट में 1 हफ्ता लगने वाला था। लाओ जिन इंतजार नहीं कर सका। उसने बेटी को घर में बंद कर दिया, 1 हफ्ते तक बाहर न निकलने की हिदायत दी। फिर एक पशु चिकित्सक होने के अनुभव से उसने जहर तैयार किया। इरादा साफ था, अवेई को चुपचाप खत्म करना। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी बीमारी फिर हावी हो गई। सब कुछ फिर से गायब। उसे याद ही नहीं वो वहां से कैसे लौटा। अगली बार जब होश आया, अवेई उसके सामने खड़ा था। गुस्से में लाओ जिन बेटी को पकड़कर घर के अंदर ले गया और उसे डांटने लगा। तभी शाओ मेई बोली, पापा 1 हफ्ता तो कब का खत्म हो चुका है। लाओ जिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब इन दिनों की सारी यादें वो खो चुका था। उसी रात इंस्पेक्टर रिपोर्ट लेकर आया। डिक्की में मिला खून, जानवर का था। लाओ जिन टूट गया। उसे लगने लगा शायद सब कुछ उसके दिमाग का वहम है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। एक रात नींद खुली तो उसके हाथ बंधे हुए थे और सामने अवेई उसका डायरी पढ़ रहा था। तभी सच्चाई सामने आई। जो कुछ लाओ जिन ने देखा था सब सच था। बस फर्क इतना था, डायरी को अवेई ने बदल दिया था। इसी वजह से लाओ जिनकी यादें और ज्यादा उलझती चली गईं। कार में मिला खून भी अवेई ने बदल दिया था। अवेई मुस्कुराया और बोला, अब मेरा अगला शिकार तुम्हारी बेटी है। इतना कहकर उसने एक इंजेक्शन निकाला और लाओ जिन को बेहोश कर दिया। दरअसल वो पुलिस वाला हर मर्डर के बाद एक खौफनाक काम करता था। वो लाश की खोपड़ी उतार देता और उसकी जगह एक नई खोपड़ी फिट करता। थोड़ी देर बाद जब लाओ जिन की आंख खुली तो घर में अजीब सी शांति थी। वो घबराकर सीधे बेटी के कमरे में भागा। शाओ मेई सुरक्षित थी। बेटी को बचाने के लिए लाओ जिन ने उसे तुरंत टैक्सी में बैठाया और कहा, तुम अपनी बुआ के कॉन्वेंट में जाकर छिप जाओ। टैक्सी के जाते ही लाओ जिन ने राहत की सांस ली। अब उसने रबर के दस्ताने पहने। सोचा याददाश्त जाने से पहले अवेई के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। वो चुपचाप अवेई का पीछा करता हुआ शहर से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचा। उसने देखा अवेई एक हैंडबैग डिक्की में डाल रहा है। अवेई के जाते ही लाओ जिन अंदर घुस गया। किचन में खून से सने औजार पड़े थे। फिर उसे एक कैमरा मिला। कैमरे में वही औरत थी जो पहले मारी गई थी। अब साफ था, बैग में लाश थी। लाओ जिन ने वीडियो पुलिस इंस्पेक्टर को दिया, लेकिन जवाब ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वीडियो में कोई कातिल नहीं दिख रहा था। उल्टा कैमरे पर सिर्फ लाओ जिनकी उंगलियों के निशान थे। तभी अवेई भी वहां पहुंच गया। उसने पलटकर इल्जाम लगाया, सीरियल किलर यही है। पुलिस ने बताया, लाओ जिनके घर के पीछे बांस के जंगल से दर्जनों लाशें मिली हैं, और क्योंकि उसे अल्जाइमर्स है वो सब कुछ भूल चुका है। फिर सवाल आया, तुम्हारी बेटी कहां है? लाओ जिन चुप रहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने दबाव डाला, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। आखिरकार लाओ जिन ने बताया, मेरी बेटी मेरी बहन के कॉन्वेंट में है। अवेई मुस्कुराया, तुम्हारी बहन तो सालों पहले मर चुकी है। लाओ जिन ने साबित करने के लिए फोन निकाला, लेकिन बहन का कोई नंबर नहीं। अब वो घबरा गया। उससे लगा ये सब अवेई की चाल है। वो गाड़ी भगाकर कॉन्वेंट पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ खंडहर थे। तभी लाओ जिन को सब याद आ गया। सच बेहद डरावना था। 15 साल की उम्र में पिता को मारने के बाद उसकी बहन ने फांसी लगा ली थी, और 17 साल पहले जिस औरत को उसने आखिरी बार मारा था वो उसकी पत्नी थी। पत्नी का अफेयर था। गुस्से में लाओ जिन ने दोनों को मार डाला। वो बेटी को भी मारने वाला था, क्योंकि पत्नी ने कहा था ये तुम्हारी बेटी नहीं है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लगी और सब कुछ उसकी यादों से मिट गया। अब सच सामने था। असल सीरियल किलर लाओ जिन खुद था। वो घर लौटा अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से। तभी रिकॉर्डर से आवाज आई। अवेई ने अपहरण के वक्त खुद कबूल किया था कि उसने हत्या की है। सब रिकॉर्ड हो चुका था। लाओ जिन के होश उड़ गए। वो बेटी को ढूंढने दौड़ा। अगर बहन थी ही नहीं तो बेटी किसके पास गई? तभी उसके दिमाग में एक नंबर चमका, कार का नंबर। उसे याद आ गया। याददाश्त गड़बड़ होने की वजह से उसने अवेई की कार को टैक्सी समझ लिया था। वो तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल करता है और रिकॉर्डिंग सुनाता है। अब पुलिस को यकीन हो गया। इंस्पेक्टर अवेई का पीछा करते हुए लकड़ी के केबिन तक पहुंचा। शाओ मेई वहां थी, लेकिन इंस्पेक्टर फोन कर ही रहा था कि अवेई ने पीछे से उसका गला घोंट दिया। शाओ मेई को बुरी तरह घायल कर दिया गया। अब अवेई का असली चेहरा सामने आया। उसने अपनी खोपड़ी निकाली। उसका पिता भी घर में मारपीट करता था। पिता को मारने के बाद मां ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया। यहीं से उसे औरतों से नफरत हो गई। तभी लाओ जिन वहां पहुंच गया। दोनों दुश्मन आमने सामने थे।
जबरदस्त हाथापाई हुई। आखिरकार लाओ जिन ने कांच के टुकड़े से अवेई को मार डाला। पुलिस पहुंची और लाओ जिन को पकड़ लिया, लेकिन अल्जाइमर्स की वजह से उसे जेल नहीं, अस्पताल भेज दिया गया। और कोरिया में मुकदमे की समय सीमा 15 साल है। उसके सारे अपराध उससे पुराने थे। अवेई की लाश भी नहीं मिली। शाओ मेई सदमे में बोलने की शक्ति खो बैठी और लाओ जिन बेगुनाह घोषित कर दिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। लाओ जिन के पैरों में वही सफेद जूते थे जो वो सिर्फ मर्डर के वक्त पहनता था। सच ये था, शुरू से अंत तक कातिल सिर्फ लाओ जिन था। नए मर्डर भी उसी ने किए थे। लाश फेंकते वक्त अवेई ने उसे देख लिया। एक पुलिस वाले होने के नाते अवेई समझ गया था। वो शाओ मेई के करीब गया सच जानने के लिए। लकड़ी के केबिन में वो उसे बचाने ले गया था, लेकिन लाओ जिन ने उसे मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर को भी लाओ जिन ने ही मारा था। शाओ मेई को भी उसने ही बेहोश किया। उसकी गूंगापन भी उसी की वजह से था। और अवेई की खोपड़ी की कहानी असल में लाओ जिन के बचपन की कहानी थी। सीटी स्कैन में पाया गया लाओ जिन की खोपड़ी से एक टुकड़ा गायब था। असली अवेई कार समेत झील में डूब चुका था। और यही कहानी खत्म होती है। जब सारी परतें उतरती हैं तो सच सामने आता है, लेकिन वो सच ऐसा होता है जिसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे बाहर नहीं, हमारे ही अंदर छुपा होता है। यादें झूठ बोल सकती हैं, सबूत भटक सकते हैं, लेकिन सच्चाई कभी हमेशा के लिए छुपी नहीं रहती। यही थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।